नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं बालाजी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग की जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में मैंने अभी अब तक को आप लोगों को गवर्नर जनरल जो पार्ट फर्स्ट है वो मैंने कराया है। ये पार्ट सेकंड है, आपका पार्ट सेकंड का वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम अवध के विलय के बाद से पूरे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और जो आए हुए आपके क्वेश्चन हैं, जैसे जितने भी आपके यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आपके जो भी लोअर आरओ इन सब में जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी वगैरह में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है कि अवध का विलय कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1853, 1854, 1855, 1856। तो अवध का जो विलय हुआ था कब हुआ था? 1856 में हुआ था। अवध का विलय कब हुआ था? अवध का विलय 1856 में हुआ था। आपको पता है लॉर्ड जो डलहौजी था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था, उसने कुप्रशासन का आरोप लगाया था अवध के ऊपर और उसको विलय कर लिया था अपने राज्य में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग को देखिए, आंसर क्या है आपका? डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। उनको कालक्रम के अनुसार क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। मतलब आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा जो राज्य था वो सबसे पहले कौन सा राज्य आपका इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास है सतारा, ठीक, और उसके बाद आपके पास है झांसी, फिर आपके पास है बघात और इसके बाद आपके पास है उदयपुर, ठीक है। सतारा, बघात और झांसी और उदयपुर, ये आपके पास ऑप्शन में है, ठीक। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, आपने जो इससे पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें याद है आपने बघात सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले जो विलय के सिद्धांत हैं, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय चले थे, उसमें सबसे पहले सतारा को किया गया था, ठीक। फिर आप जानते हैं कि 1856 के आसपास 1856 के आसपास झांसी को किया गया था और उससे पहले 1850 में बघात को किया गया था, ठीक है। तो उससे भी पहले सतारा को सबसे पहले किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या, अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मल जो यहाँ पे देखिए 1 और 3 और सबसे लास्ट में का देखिए 2 और बीच का जो उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर ये भी इससे पहले झांसी से पहले उदयपुर हुआ था। तो 1 3 4 2 यानी कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर? सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, ठीक। चलिए देखिए आंसर क्या है इसका। देखिए आंसर नंबर आपका क्या है? सी, ठीक है। देखिए मुझे उदयपुर का नहीं याद था, उदयपुर का मुझे नहीं याद था, लेकिन जो मुझे सतारा का पता था कि सबसे पहले ये सम्मिलित हुआ था, सतारा को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। उसके बाद मुझे झांसी का पता था, झांसी का 1856, और बघात का पता था 1850 के भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लेकिन आपको सब ध्यान में रख करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, ठीक है। तो क्या इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सतारा का विलय क्या 1849 में हुआ था? नहीं, सतारा का विलय 1849 में हुआ था। पंजाब का विलय क्या 1848 में हुआ था? नहीं, बहुत पहले, उससे पहले हो चुका था, 1848 में भी नहीं हुआ था। अवध का विलय क्या 1856 में हुआ था? ना, ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। और नहीं, अवध का विलय क्या 1856 को हुआ था? तो हाँ, झांसी के साथ, सॉरी, झांसी के साथ साथ ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1856 होना चाहिए, ठीक है। झांसी के साथ साथ और किसका विलय हुआ था? अवध का भी विलय हुआ था, ठीक, 1856 में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी, आइए देखते हैं क्या आंसर है। आंसर आपका क्या है? सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया? विलय की नीति, ठीक है, विलय की नीति को किसने नियोजित और क्रियान्वित किया था? तो ये किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसको किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आपका है सी। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक के शासक हटा दिया गया? ठीक है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर किस एक शासक को हटा दिया गया था? तो आपको अभी मैंने कराया है, ठीक है, 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके, ठीक, किसको अपने अधीन किया गया था? तो आप जानते हैं, देखिए झांसी जो है वो नहीं था, ठीक है, कुशासन का आरोप लगा, उस पर कुशासन का आरोप नहीं लगा था झांसी पे, ठीक, वहां पे दत्तक पुत्र का मामला था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अवध। क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा अवध, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का विलय क्रम पर विचार कीजिए। ठीक, आप
ये 1856 यानी सबसे लास्ट जो स्टेट है उसमें ये इसका नाम आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 17 पहले आएगा यानी 3 पहले आएगा, 1 लास्ट में आएगा, 2 बीच में, 3 2 1 सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंसर आपका सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको पता है प्रथम शिकार लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का कौन था इन चारों में? तो आपको पता है कौन था? सतारा। कौन था विलय नीति में? सतारा। सतारा जो था वो सबसे पहले विलय नीति का शिकार था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है उसका सबसे पहले शिकार आपका ये था। ठीक, ठीक है, देखिए ये जो सतारा था इसका जो स्थापना की गई थी 1848 में की, मतलब इसको जो विलय किया गया था, सॉरी स्थापना बात कर रहा हूँ, लॉर्ड डलहौजी ने इसका विलय किया था वो 1848 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1848 में किया था। झांसी का आपको पता है 1856 में किया था, 1856 में किया था झांसी का। ठीक, संभलपुर का जो नंबर आया था वो सतारा के बाद आया था, 1849 में किया था। ठीक है, 1849 ईस्वी में किया गया था। ठीक, और जो करौली था, करौली ये झांसी के पहले 1855 में किया गया था। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में कराया भी था आपको कि कैसे कैसे किन किन डलहौजी ने व्यपकत के सिद्धांत के आधार पर किन किन प्रदेशों का विलय किया। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे आपके आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, जैसे नागपुर का कभी जल्दी पूछा नहीं तो नागपुर का पूछ लिया, तो नागपुर कब आया था, नागपुर को कब विलय किया गया था, नागपुर का अगर पूछ लिया तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, नागपुर का विलय हुआ था 1854 में। ठीक, फिर एक बहुत आपने बघाट अभी किया ही है, बघाट रियासत, तो बघाट रियासत कब किया था? 1850 में। ठीक है, फिर आपने उदयपुर अभी को किया, उदयपुर कब किया था? तो उदयपुर आपका किया गया था 1852 में। ठीक है, तो ये सब विलय नीति के आधार पर इनका विलय किया गया था। अगर ये बात है कि सतारा के बाद जो दूसरा प्रदेश था वो था जैतपुर। क्या था आपका? जैतपुर। जैतपुर के जो जैतपुर या इसी को और जैतपुर और संबलपुर ये दोनों जो थे, इन दोनों का विलय आपका 1849 में हुआ था। ठीक है, 1849 में इसका भी विलय हुआ था। ठीक, तो ये सारी विलय नीति के आधार पे जो प्रदेश थे जिनको विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी की नीति पे, वो सारे प्रदेश थे आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आपका बी है इस क्वेश्चन का। ठीक, चलते हैं। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके है कि जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के गवर्नर जनरल का नाम था। आपके पास ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, आपके पास ऑप्शन सी है लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो जेम्स रैमजे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जेम्स रैमजे, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ये लॉर्ड डलहौजी का ही नाम था, डलहौजी का ही नाम था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1848 में ठीक ये गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। और इसको एक नाम और पुकारा जाता है, कहीं कहीं लिख के आता है अर्ल लॉर्ड डलहौजी, अर्ल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, समझ लो ये जो ब्रिटिश सत्ता थी उसका आखिरी जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो विस्तारीकरण किया था, ठीक है, मतलब राज्यों का सम्मिलित करके अपना राज्य स्थापित करना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका आंसर क्या है? देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, आंसर ये है आपका, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय किया गया था, सिंध पे जो विजय किया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो किसके समय में संपन्न हुआ? किसके समय में वो संपन्न हुआ, ये आपसे पूछा है। तो ये जो सिंध विजय हुआ था, आपको पता है ये सिंध विजय कब हुआ था? 1843 में। ठीक है, 1843 में सिंध को, जो सिंध प्रांत है उसको भी कहाँ मिला लिया गया? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिला लिया गया। ठीक, अच्छा ये सिंध प्रांत पे पहले किसके? अफगानियों का शासन था, तो उसी युद्ध को क्या कहते हैं? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहते हैं। ठीक सॉरी, और ये जो है लॉर्ड एलन बारो उस समय गवर्नर थे भारत के। क्या थे? गवर्नर थे भारत के जब किया गया था। ठीक है, इनका समय जो था वो 1842 से और 1844 ईस्वी तक रहा, मात्र 2 साल का इनका टर्न्योर रहा, और उसी में सिंध विजय किया गया। ठीक है, सिंध विजय किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर देखते हैं। आपका आंसर है आपका ए, और ये आपका वो हो गया सिंध। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो अभी अभी आपने पढ़ा है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? 1843 में। तो भूलिएगा ना, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा 1843 में किया। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड एलन बारो उस समय गवर्नर थे, लॉर्ड एलन बारो का गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 1842 से 44 ईस्वी में। ठीक, 1842 से 44 ईस्वी में लॉर्ड एलन बारो का गवर्नर। ठीक, शासन सत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा, आंसर आप देख लेते हैं, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, फिर है आपके पास लॉर्ड विलियम पेंटिक, फिर आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और फिर आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। तो देखिए सिक्किम का जो भारत में विलय किया था, सिक्किम का भारत में जो विलय किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी रहेगा। क्या रहेगा? लॉर्ड डलहौजी रहेगा। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग, सबसे ज़्यादा सम्मिलित करने का जो काम किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। ठीक है, व्यवगत सिद्धांत के आधार पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो शासन कार्य था वो 1848 से और आपका 1856 तक था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1857 के बाद ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत आ गया भारत। ठीक, और लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहला जो कुशासन का आरोप लगाया था वो कहाँ लगाया था? आपने पढ़ा, अभी को मैंने आपको पढ़ाया कहाँ पे? अवध पे लगाया था। ठीक है, उसके बाद सतारा, संबलपुर, ये सब मतलब और जितने भी मैंने आपको बताया वो सारे प्रदेशों को उसने क्या किया? अपने व्यक्तिगत प्रस्ताव के आधार पर क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी के अगर अच्छे कामों की बात करें तो इसने भारत में जो रेल निर्माण है, क्या है? रेल निर्माण, भारत में रेल निर्माण की दिशा में बहुत ही बढ़िया कदम उठाए। ठीक है, समझ लीजिए रेलवे जो निर्माण कार्य है वो इसी के समय में स्टार्ट हुआ। आपको याद है ना, पूछता है कि प्रथम रेलवे 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है, कहाँ से? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, उस समय मुंबई नहीं था, उस समय उसको बम्बई बोला जाता था, बम्बई बोला जाता था, बम्बई से थाने, बम्बई से थाने चली थी प्रथम रेल, तो वो डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी। ठीक, और ये जो रेल लाइन बिछाई गई थी, ये कभी कभी पूछता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस कंपनियां, मतलब किस रेलवे द्वारा, ठीक है, किस रेलवे कंपनी या रेलवे द्वारा बिछाई गई, तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिसुलवा। ठीक है, ग्रेट इंडियन, नाम याद रखिएगा, पेनिनसुलवा, पेनिनसुलवा। ठीक है, इसके द्वारा पेनिनसुला, पेनिनसुलवा नहीं सुला है। ठीक है, जिसको पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीप, इसलिए तो कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीप का क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये जो पार्ट है इधर पूरा आपका समुद्र है और ये मतलब नुकीले आकार का ये क्या है? पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये जो आकृति होती है इसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, अभी जो हाल ही में आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक, ये आपका मान लीजिए अफ्रीका है, मैंने इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो अफ्रीका में ये जो एरिया है आपको ये पता है, ठीक है, यहाँ भूमध्य सागर है, ठीक है, जिब्राल्टर की संधि है, ये अटलांटिक महासागर, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये लाल सागर है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये लाल सागर है। ठीक है, यहीं पे एक ऐसे निकला हुआ है त्रिकोणा के आकार का, ये सुएज नहर जा रही है, तो इसको कहते हैं सिनाई पेनिसुला। यहाँ पे आपका इजिप्ट है, इजिप्ट है, सिनाई पेनिसुला, यहाँ पे आपकी अदन की खाड़ी है, इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अदन की खाड़ी के ऊपर आपको यहाँ पे इस साइड जॉर्डन मिल जाएगा, यहाँ से आपका इजराइल, गाजा, मतलब यहाँ गाजा पट्टी इधर है। ठीक है, इधर आपका इजराइल चालू है। ठीक है, जहाँ पे अभी हाल ही में युद्ध वगैरह चल रहे हैं, गाजा और फिलिस्तीन और आपके जो इजराइल हैं, ठीक है, इनके बीच आपका युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो इधर जॉर्डन वगैरह है। ठीक, फिर नीचे आओ, इधर जॉर्डन है पूरा ये। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे तो नीचे आपको ये देखिए, ये एरिया आपको सऊदी अरब वगैरह, ठीक है, ओमान, कतर, ये सारे जितने अरब कंट्री है वो इधर मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ ऐसे करके तो ये जो निकलता है ना इस तरह से एरिया, इस तरह का पार्ट, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? जो तीन ओर पानी से घिरा रहता है और एक और स्थल से, उसको कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो इसीलिए इसको, चूंकि ये इंडिया की थी तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला इसको नाम दिया गया। ठीक है, रेलवे द्वारा किया गया। ठीक, जो ये सब, ये जो रेलवे बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ये मेन काम इनका क्या था? जो कच्चा माल होता है वो यहाँ से, मतलब उनके निर्गमन के लिए, कि यहाँ से वहाँ तक ले जाने में जो कॉस्ट कम आए और समय कम, अधिक मात्रा में उसका आयात निर्यात किया जा सके, इसलिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक, फिर आगे चल करके लॉर्ड कर्जन का टाइम आता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में और ज़्यादा रेलवे का विकास होता है। ठीक है, उसके साथ साथ डलहौजी के समय में और क्या हुआ? जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य हुआ था, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण का कार्य आप कहिए कि उसको कहते हैं सैनिक बोर्ड, उसके समय में सैनिक बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, और जो सार्वजनिक कार्य का निर्माण होता है, सार्वजनिक कार्य का निर्माण, वो उसके समय में प्रारंभ हुआ। ठीक, तो ये सारे मतलब अच्छे काम भी हुए थे, ऐसे नहीं है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, कुछ जो आज भी देखने को मिलते हैं आपके, तो ये था आपका। ठीक, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय में बहुत काम हुआ और आप लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक, ये लोग भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका आंसर था इसमें सी, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, चलिए, अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है उस समय जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम, ठीक है, आपको ये ठगी वाला मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर याद होगा आपको, ठगों की समाप्ति, ठगों की समाप्ति, ठीक है, ठगों की समाप्ति। तो ठगों की समाप्ति में, ठगों की समाप्ति के समय जो ये जो ठगों पर जो काम किया गया था, ठीक है, उनकी समाप्ति के लिए जो काम किया गया था, आपको पता है ये किसके द्वारा किया गया था, किसके समय में किया गया था? ठीक है, ठगों की समाप्ति जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड आपकी जो ये क्या नाम है, ठगों की समाप्ति के लिए कैप्टन स्लीमैन का नियुक्ति की गई थी। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी ठगों की समाप्ति के लिए। तो कैप्टन स्लीमैन के साथ में जेम्स आउटरम को भी वहाँ अवध में भेजा गया था।
ठीक है, और उन्हें बनाया गया ब्रिटिश का रेजिडेंट, मतलब ब्रिटिश का रेजिडेंट बना करके उनको वहाँ पे भेजा गया था। और इन्होंने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, ठीक है, और जनता बहुत अवस्था बहुत सोचनी। इसी को आधार बना करके लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके उसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो आप भूलिएगा ना कौन थे, जेम्स आउटरम थे। और जो डॉक्टर W.S. स्लीमैन है, इनका नाम आता है ठगों की समाप्ति के लिए, भारत में ठगों की समाप्ति के लिए स्लीमैन का नाम आता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका है 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनाया गया था। अच्छा, ये स्लीमैन के साथ ही स्लीमैन के स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, और उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की व्यवस्था बहुत सोचनीय। आउटरम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन मारा गया था, तो कौन मारा गया था, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस मारा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई? तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी, मैंने करा चुका हूँ, तो आप आंसर मार करके आगे बढ़ जाएंगे। 1853 में प्रथम रेल लाइन। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो बंबई तो थाने में 1853 में, आपको अभी बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी आंसर आपका है। ठीक, अगला है भारत में पहली रेलवे लाइन, ये आपने कर चुका है, उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ है। ठीक है, 1853 बंबई से थाने। ठीक, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो अभी आपने पढ़ा इसको, किसने यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ देखिए बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से, और ये भी याद रखिएगा कि बंबई में जो स्टेशन है वो कौन सा स्टेशन है? बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेलवे यात्रा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, ठीक है, किसके समय में हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम जो प्रमुख विस्तार था, जैसे डलहौजी के समय में तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद अंतिम विस्तार जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो अंतिम विस्तार जो हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के टाइम में एक युद्ध हुआ था, लॉर्ड डफरिन के टाइम में युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था ये 1885 में हुआ था। ठीक, और इस युद्ध का परिणाम यह था कि 1 जनवरी 1886 को, ठीक है, आई थिंक 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1886 को पूरा जो बर्मा था, ठीक, उसको क्या कर लिया गया? ब्रिटिश के भारतीय राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, और चूंकि लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर थे तो डफरिन का समय था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए जो सैनिक बोर्ड की स्थापना थी किसके समय में थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप पढ़ लीजिएगा आंसर। ठीक है, PPT आपको मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करिएगा अगर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इससे जुड़े कुछ और कड़ी हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए जो विधवा पुनर्विवाह हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, विवाह ये जो हुआ था ये आपका आया था 1856 में, 1856 में। ठीक, 1856 में ये पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इस अधिनियम को नियम 15 ने विवाह को वैध मान लिया गया था। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि विधवा जो विवाह है उसमें नियम 15 जोड़ा गया, जिसके अनुसार विधवा विवाह क्या है? विधवा विवाह इसको वैध माना गया। ठीक है, इसको वैध माना गया। और इसी में जुड़े थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये जो मुहिम थी इसको करने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत योगदान है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय, इन लोगों का भी बहुत मतलब योगदान है इसमें। उसके अलावा आप नाम सुनेंगे पश्चिमी भारत के कुछ समाज सुधारक जैसे विष्णु शास्त्री हो गए, धोंदो केशव कर्वे हो गए। ठीक है, इन लोगों का भी बहुत ही इसमें योगदान है। ठीक है, जो ये डी कर्वे थे, धोंदो केशव कर्वे, डी कर्वे जो थे, इन्होंने खुद ब्राह्मणी एक विधवा थी उससे विवाह किया था। ठीक है, ब्राह्मणी विधवा थी उससे विवाह किया था। और इन्होंने महिला स्कूल की भी स्थापना की थी, महिला विद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, और 1899 में इन्होंने क्या किया था? 1899 में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की थी पूना में, विधवा आश्रम की। ठीक है, विधवा आश्रम की स्थापना की थी, पहली विधवा आश्रम की स्थापना की थी पुणे में। ठीक, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, आंसर आपका क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आंसर देख लीजिए आप, ये ठीक है। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह 1856 अधिनियम पारित हुआ और ये विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। ठीक है, उस विवाह से उत्पन्न बालक वैध घोषित होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? ठीक है, तो आपको पता है कि 1 नवंबर 1858 को, चूंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी,
जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इलाहाबाद को, ठीक, इलाहाबाद को केंद्र बनाया था, इलाहाबाद को केंद्र बनाया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, ठीक है। और उस समय कौन था शासन करने वाला, मतलब गवर्नर, या उसके बाद तो वायसराय चला 1858 से, लेकिन उस समय उसके पहले गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 का तो लॉर्ड कैनिंग, तो जो पढ़ करके सुनाया था वो किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। ये जो था ये भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर का जो गवर्नर शासन चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया था, और वायसराय था जो वह वायसराय ब्रिटिश शासन सत्ता के ब्रिटिश जो शासन थी या ब्रिटिश क्राउन जो था उसके अधीन होकर के भारत की जो शासन सत्ता थी वो चलाता था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आंसर है बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, तो अभी अभी आपने पढ़ा कौन था भारत का प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। सी आपका। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1828 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहां पे पढ़ के सुनाया था, तो अभी मैंने आपको बताया कहां पे सुनाया, इलाहाबाद में सुनाया, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में। आंसर आपका होगा ए। अगला है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, तो जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, और उसके जो तात्कालिक कारण थे उस पर ब्रिटिश जो क्राउन था उसने पूरा उसके बारे में मतलब ब्यौरा, उसके बारे में जांच ब्यौरा किया कि आखिर ये 1857 की क्रांति उपजी क्यों, ठीक है। तो उसको ये सारे संभावित कारणों में एक कारण यह भी लगा कि अपने जो उत्तराधिकारी का निर्धारण, ठीक है, जो भारत के जो राज्य थे, मतलब जो देसी रियासतें थे, देसी राज्य थे, वहां पे वो अपने उत्तराधिकारी को गोद ले सकें, यह भी एक प्रमुख कारण था। आप झांसी का ये केस देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 नवंबर 1858 को जब लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया, महारानी का जो भाषण था वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, ठीक। तो ये मतलब ये जो अधिकार को पुनः स्थापित किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम के तहत, ना तो लॉर्ड कैनिंग के तहत, ना तो 1860 में, वो किसके द्वारा, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा, सारा जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, ठीक है। चलते हैं, आंसर हो जाएगा डी, पढ़ लीजिएगा इसको। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो एक अधिनियम आया था, रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट आया था, यह आया था आपका 1876 में, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, जो दिल्ली दरबार में, ठीक है, वो भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी 1 जनवरी 1877 को। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन ने 1903 में और जॉर्ज पंचम ने 1911 में खुद को भारत का क्या घोषित किया था, सम्राट किया गया था। तो एक बार जो दिल्ली दरबार लगा था, समझ लीजिए 3 बार लगा था, एक बार जो लगा वो 1877 में लगा, फिर आपका ये जो लगा था सम्राट एडवर्ड 1903 और 1911, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम ने 1911 में खुद को भारत का सम्राट नियुक्त किया, सम्राट एडवर्ड सेवन ने खुद को भारत का सम्राट नियुक्त किया 1903 में, और 1877 में भारत की साम्राज्ञी खुद को नियुक्त की किसने, महारानी विक्टोरिया ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1877। ये जो डिटेल है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उत्तर आपका सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो आपको पता है कि लॉर्ड एलन बारो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो दास प्रथा का उन्मूलन किया था वो लॉर्ड एलन बारो ने किया था, ठीक है। चला तो वो विलियम बेंटिक के समय से ही चल रहा था, ठीक है, लेकिन लॉर्ड एलन बारो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, और इनका कार्यकाल जो था केवल 2 साल का टेन्योर था, 1842 से 1844 ईस्वी में, ठीक। और किस एक्ट के द्वारा कई पूछते था भारत में दास प्रथा का समाप्त किया गया लॉर्ड एलन बारो द्वारा, ये किस एक्ट के तहत किया गया, तो एक्ट 5, ठीक है, एक्ट 5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपका बी है, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो चतुराई निष्क्रियता, तो ये चतुराई निष्क्रियता नहीं है, लॉर्ड वेलेस किससे संबंधित है, सहायक संधि से, ठीक, सहायक संधि से। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि से है क्या, नहीं, ये है विलय नीति से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति, जिसको कहते हैं बेफगत का सिद्धांत, ठीक है, बेफगत। लॉर्ड कैनिंग, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो नहीं, ये गलत है, इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी, ठीक। तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये सही है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, वो स्टार्ट की थी, ठीक है, इस्तेमारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, ठीक। इस्तेमारी व्यवस्था में जमींदारों का क्या था, वो था। अच्छा, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी, आपको समय तो पता होना चाहिए, 1885 में या 1884 से 88 में, यानी 1885 में उन्होंने की थी इसकी स्थापना, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन।
मतलब वायसराय थे उस समय, वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ये उन्होंने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। निम्न से किसका सम्मेलन नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये तो सही है आपका। ठीक है, लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत सिद्धांत, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता, ठीक, उच्चतम निष्क्रियता या जिसको कहते हैं कुशल आक्रमणीयता या चतुराई निष्क्रियता, ये नीति जो थी ये लॉर्ड कैनिंग की नहीं थी, ये किसकी थी? जॉन लॉरेंस की थी। ये नीति जो थी वो जॉन लॉरेंस, वही जॉन लॉरेंस जिसकी इलाहाबाद में 1857 के युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उसकी थी। तो आपका कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन सम्मिलित है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? निम्न में से कौन सही सम्मिलित है, ये आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने आपका स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त क्या किया था? स्टार्ट किया था, तो ये तो सही है। लॉर्ड वेल्जरी ने सहायक संधि स्टार्ट की थी, ये भी सही है। ठीक है, फिर जो 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट आया था, ठीक, आर रेगुलेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, वो 1829 का, तो लॉर्ड विलियम 20 के समय आया था, ये भी सही है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अगर आपने पढ़ा होगा तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी। ठीक है, 1817 से 1818। ठीक है, ये 1817 से 1818 ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक, और जो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 1803 से 1805 ईस्वी था। ठीक, तो 1803 से 1805 ईस्वी में जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड, मतलब उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वेल्जली। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली था। ठीक, और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें कौन था? हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स था आपका। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था कि मराठा जो थी, मराठा सेना की पराजय हुई थी और यहीं से पेशवा पद की समाप्ति कर दी। पेशवा पद की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। ठीक है, और जितना भी पश्चिम भारत का जो प्रदेश, वेस्टर्न भारत का जो प्रदेश है जो भी पेशवा ने जीता हुआ था, वो सभी के सभी कहाँ शामिल हो गए? बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल हो गए। ठीक, उसके अलावा आज के समय में जो आपको बुंदेलखंड, मालवा, ये सब शेष भारत का जो क्षेत्र दिखता है वो सब भारत में जो सब मराठा जीते हुए थे वो सब क्या हो गए? भारत के क्षेत्र में आ गए। तो यहाँ पे ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है आपका, ये किससे रिलेटेड है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से कौन रिलेटेड है? लॉर्ड वेल्जरी, लॉर्ड वेल्जरी। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो आपको पता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में समाप्त किया गया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल क्या है? 1817 से 1818। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन का आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजपूत की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? राजपूताना की देशी रियासतों के साथ, तो ये बताइए उस समय कौन था? राजपूताना 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, कब हुआ था? 1817 और 18 के बीच। तो ये क्वेश्चन आपका है कि उस समय जो राजपूतों की देशी रियासत थी उनके साथ संधि की बातचीत किसने की थी? ठीक है, तो ये बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। और उस समय शासन किसका था? मतलब गवर्नर जनरल कौन था? वारेन मतलब हेस्टिंग्स था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था। भी आपने ऊपर पढ़ा ना, इसी में तो हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817-18 में हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर क्या किया था? ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी, ठीक है, और मराठा पिंडारियों का जो युद्ध चल रहा था, ठीक, वो सब सुनिश्चित किया था। और ये जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, जैसे वहां पे आप पढ़े होंगे जेम्स आउटरेम, वो इलाहाबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट थे। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे वो वेल्जली के हेस्टिंग के समय ये दिल्ली के क्या थे? दिल्ली के रेजिडेंट थे। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बार बार वही आ रहा है, स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? स्थायी बंदोबस्त। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो थी आपकी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये आपकी सही हो जाएगा। और देखते हैं फिर आप यहाँ पे देखिए और लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि प्रणाली, तो ये भी आपके सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध क्या सर जॉन शोर के उसमें नेतृत्व में लड़ा गया था? नहीं, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आप यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी आपने पढ़ा कब? 1817 से 18 ईस्वी। ठीक, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। अच्छा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? याद करिए, अभी क्या बताया था मैंने?
प्रथम मराठा युद्ध 1803 से, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में किसके टाइम में लड़ा गया था, ये बताना है आपको। ठीक है, तो वहां पे जो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था वो हेस्टिंग के टाइम में लड़ा गया था, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेल्जरी के टाइम में, तो भूलना नहीं है। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो किसके टाइम में लड़ा गया था, लॉर्ड वेल्जरी के। ठीक है, आइए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सर जॉन सोर थे ये आंग्ल नेपाल युद्ध में नहीं थे, यानी यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यही एक बचा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है आपका सी। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष हल नहीं निकला। फिर 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी, कौन, ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार अमर सिंह थापा, कौन थे, सरदार अमर सिंह थापा को मलाव के किले, मलाव का जो किला था समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई, और 1815 में ये संधि बहुत पूछता है, 1815 में सुगौली की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये संधि पूछता है, लेखबद्ध हुई, जिसे 4 मार्च 1816 को क्या कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका मतलब डिस्क्राइब वो था, इसमें कई क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, इनको ध्यान से पढ़िएगा। आंसर आपका क्या है, सी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक सही सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, लॉर्ड एलनबरो के समय अवध का विलीनीकरण, ठीक, तो क्या अवध का विलीनीकरण लॉर्ड एलनबरो के समय, अगर आपने पहले सारे पढ़ चुके हैं तो आपको बता सकते हैं, देखते ही क्या ये सही होगा, तो ये गलत है। ठीक है, अवध का विलीनीकरण नहीं हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, ये अवध का विलीनीकरण किसके समय में हुआ था, डलहौजी के समय हुआ था, कुप्रशासन के आधार पे 1856 में। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, सिंध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, तो नहीं, अभी ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा। ठीक है, सिंध का विलीनीकरण आंग्ल अफगान युद्ध में हुआ था। ठीक है, आंग्ल और अफगान युद्ध में हुआ था सिंध का विलीनीकरण, तो लॉर्ड डलहौजी तो उस समय थे नहीं, लॉर्ड डलहौजी के समय में कौन सा विलीनीकरण हुआ था, अवध का विलीनीकरण। ठीक है, और तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये चीज बनता है कि सिंध का विलीनीकरण, देखिए सिंध का विलीनीकरण जो हुआ था वो एलनबरो के समय हुआ था, ये जो हुआ था आपका, ये आपका 1842 से 45, 1845-42 में, ये 42-43 में आपका, 42-43 में। ठीक है, 43 ले ली, 43 में इसका विलीनीकरण हुआ था, सिंध का विलीनीकरण। ठीक, और इसका 1856 में हुआ था, तो अवध का, ये दोनों क्रॉस है। ठीक है, यानी बी वाला यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, उसको यहाँ होना चाहिए। ठीक, तब सही होता। अगला देखें, लॉर्ड वेल्जरी के समय में क्या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वेल्जरी के समय में, तो आपको पता है लॉर्ड वेल्जरी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1798 से 1805, और आपको पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर आप जानते हैं, सन याद किए होंगे, तो 1799 में हुआ था, तो पढ़ रहा है ना, यानी ये वाला आपका सही है। उस समय वेल्जरी क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, अब आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो अभी अभी आपने पढ़ा है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, हेस्टिंग के समय में हुआ था। हेस्टिंग के समय कब हुआ था, हेस्टिंग्स, ठीक है, समय में हुआ था, और कब हुआ था, 1817-18। तो ये क्या गलत हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। ठीक है, ये भी आपका गलत है, तो कौन सा सही है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आपका ये है, ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आया। ठीक है, लोअर पीसीएस आरओ में मैक्सिमम आज के टाइम में इन सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो आइए देखें, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या अवध का विलीनीकरण हुआ था। ठीक, तो ये तो सही है, ये आपका सही है कि अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इनका कार्यकाल 1848 से 56 था, और 1856 में अवध को कुप्रशासन के आधार पर उसका विलय कर लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट जो देखते हैं, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, तो अभी आपने पढ़ा था कि लॉर्ड डफरिन के काल में ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। ठीक, फिर आप देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था, ये भी आपको पता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही क्या हुआ था, जो चार्टर एक्ट है 1833, ये आपका पारित हुआ था। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट आपका आया था। चलिए आगे देखते हैं क्या, और यही जो चार्टर एक्ट है इसी के द्वारा क्या बना था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये चीज भी ना बोलेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, किस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब देखिए ये भी सही है आपका। ठीक है, और ये भी सही है आपका, बच गया आपका लॉर्ड लिटन। आइए देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। ठीक है, इनके समय में क्या ये हुआ था, तो आप देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा कि सिंध को किसमें मिलाया गया, इसमें क्या नाम है आपके, ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था लॉर्ड एलनबारो के कार्यकाल में। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो ही नहीं सकता लॉर्ड लिटन के टाइम में, यानी लॉर्ड लिटन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉर्ड एलन
बरो, तब सही होता है। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो। ठीक, और जब प्रथम आंग्ल, ये तो मिला गया, ये तो द्वितीय, मतलब ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में मतलब अफगानियों को पूरी तरह मिलाया गया था। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1878, सॉरी ये हुआ था 1839 से 42 के बीच में। तो भाई एलन बरो के पहले भी कोई रहा होगा ना, तो वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, जनरल ऑकलैंड। तो आप जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आएगा तो जनरल ऑकलैंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जनरल ऑकलैंड लगाएंगे। लेकिन जब तृतीय आएगा, अगर ये प्रथम की जगह पर तृतीय आएगा तो आप लॉर्ड एलन बरो लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आंसर डी नेक्स्ट है। निम्न में से कौन चतुराई निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है? तो आपको पता है कौन जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चतुराई निष्क्रियता से जुड़े हैं जॉन लॉरेंस। ठीक, अच्छा ये होता क्या है चतुराई निष्क्रियता? ठीक है, तो जब आंग्ल अफगान, मतलब ये आंग्ल अफगान जब संबंध के संदर्भ में कहा जाता है, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड एलन बरो के काल से, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के काल से लेकर के लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक ये जो था आंग्ल अफगान युद्ध, ये चलता रहा। मतलब संबंध जो थे ये चलते रहे, बनते रहे, बिगड़ते रहे, बनते रहे, बिगड़ते रहे। ठीक, तो ये जो नीति है चतुराई निष्क्रियतापूर्ण, ठीक है, तो इस नीति का पालन सर जॉन लॉरेंस ने भी मतलब इसी से मिला जुला करके किया। ठीक है, इसी जो आंग्ल अफगान युद्ध है, इसी से इन्होंने कुशल आक्रमणता की नीति, जिसे आप मास्टर ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं, इससे उन्होंने मिला जुला कर किया। ठीक है, इससे उन्होंने क्या किया? मिला जुला कर किया इस नीति का प्रयोग। तो इस नीति, जो कुशल आक्रमणता की नीति जो होती है, इसमें हुआ क्या? ठीक है, इसमें किया क्या किया अगर आप देखें तो इसमें जो होता था कि मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम इससे एक तरह से कहते हैं ना कि इग्नोर की नीति अपनाया गया। ठीक है, इग्नोर की नीति अपनाया एक तरह से। तो ये मतलब एक तरह समझ लो कि वहां पे विद्रोह हो रहा है तो उससे हमारा मतलब नहीं है, उस राज्य में विद्रोह हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से उसको इग्नोरिंग पार्ट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा चतुराई की निष्क्रियतापूर्ण नीति इसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब आप वहां पे निष्क्रिय हो, इसी में आपकी चतुराई है। ठीक, उस चीज को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये था पूरा, मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। बाकी अगर आपको ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो आप स्पेक्ट्रम वर्क खोलिएगा, आपको बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके प्रथम जनगणना हुई थी? वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था? 1869 से 72 तक। ठीक है, प्रथम जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई और ये 1872 में हुई, 1872 में प्रारंभ हुई। ठीक, और जो रिपन के समय में हुई थी, रिपन के समय में 1881 में ये नियमित जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? नियमित जनगणना। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है नियमित जनगणना, तो आपको ये नहीं कि 1872 मार्क किया, क्या हो जाएगा? 1881। ठीक है, तो आपका सी है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना कराई? तो किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आंसर डी, इसको आप पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया? ठीक है, किस वायसराय की हत्या कर दी गई? तो लॉर्ड मेयो थे वो। ठीक है, यही एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गए हुए थे घूमने के लिए। ठीक, तो वहां पे जेल में गए, वहां की हाल भाव देश मतलब व्यवस्था देखने के लिए, तो वहां पर इनकी क्या कर दी गई? एक दंडित अपराधी था, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब इनके द्वारा तो वो दंडित अपराधी था ब्रिटिश शासन के, लेकिन हमारे लिए वो क्रांतिकारी था। ये चीज आप समझने वाली बात है। तो उस क्रांतिकारी वीर द्वारा इस जो ब्रिटिश गवर्नर था, वायसराय था, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, तो हम अपराधी वर्ड चूंकि लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? क्रांतिकारी। अगर देखिए किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, तो आप क्या मारेंगे आंसर? लॉर्ड मेयो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपका भी है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला जनरल कौन था? ठीक है, अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला जनरल कौन था? तो कौन था? लिटन। ठीक, लिटन ने क्या अपना कुशल आक्रमणता के स्थान पे क्या अपनाया था? अग्रगामी नीति अपनाया था। ठीक है, अग्रगामी नीति। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति यानी अग्रगामी नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ठीक, तो वही क्वेश्चन आपका है, ये बीपीएससी में भी पूछा है और आपका एक बार आईएएस प्री में भी पूछा है। ठीक है, तो आंसर आपका बी है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? मतलब सबसे ज्यादा दिनों तक भारत का वायसराय कौन रहा? ठीक है, इन चारों में आपको बताना है। तो देखिए, आइए कार्यकाल से बात करते हैं। तो देखिए, जो लॉर्ड कर्जन का समय है वो 1899 से 1905 के बीच का है। ठीक है, तो इस बीच जो ये टेन्योर आती है, कम से कम अगर आप ले लीजिए तो 99 और 6 मतलब एक 7 ईयर का पूरा टेन्योर आता है इनका। ठीक, ये 7 ईयर का टेन्योर आता है। अगर आप लॉर्ड डफरिन का लेंगे तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो 1884 में से लेकर के 1888 तक थे, यानी उनका कार्यकाल लगभग 4 ईयर का था।
लॉर्ड हार्डिंग की अगर आप बात करें तो ये 1910 से 1916 तक थे, इनका टेन्योर लगभग 6 ईयर का था। और लॉर्ड मेयो की बात करेंगे तो 1869 से 72 तक इनका टेन्योर था, और ये लगभग इनका टेन्योर 3 ईयर था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या था, लॉर्ड कर्जन का, सबसे ज्यादा दीर्घकाल तक लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देखते हैं क्या है, यही आपका है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई। ठीक है, इसके द्वारा भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा सशक्त की गई, किसके द्वारा की गई, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आइए देखते हैं आंसर क्या है। देखिए बी ऑप्शन, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ठीक है, उदारवादी दल इंग्लैंड में क्या आया, उदारवादी दल आया। और ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति को इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस स्तर पर है कि हमारा वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यहाँ की भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय के लिए चुना गया। ठीक है, संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 भी था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना, प्रत्येक जिले में जिला विभाग, तालुका और तहसील बोर्ड द्वारा नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य राय साधन दिया गया। ठीक है, तो ये जो उदारवादी समय आया था इंग्लैंड में, उस टाइम में जो ये स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, ठीक है, उसकी स्थापना भारत में की गई उनके द्वारा 1882 ईस्वी में। ठीक, लॉर्ड रिपन उस समय जो थे वो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का, तो ये देखिए कौन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 ईस्वी, टाइम भी याद रखिएगा, भूलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलबर्ट बिल, अगला सवाल है इलबर्ट बिल। ठीक है, इलबर्ट बिल का विवाद किससे संबंधित है, इलबर्ट बिल का विवाद किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं था। इलबर्ट बिल जो था वो भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने का कुछ प्रतिबंध पर लागू किया जाना, इससे रिलेटेड नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, तो ये भी नहीं था। ठीक है, ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आता है, और ये कब आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसमें। ठीक, और ये किसके समय में आया था, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था उसमें। ठीक है, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये अलग एक्ट से, ये किससे रिलेटेड है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी आपका ये रिलेट करता है। ठीक है, इसी एक्ट को कहा जाता था मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। और एक व्यक्ति थे अस्किन पेरी, उन्होंने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत कहा था। ठीक है, और ये भी बोला था कि ये भारत की जो प्रगति है उसके लिए ये बहुत घातक पग है, मतलब बहुत घातक कदम है ये। ठीक है, ऐसी कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक, एक हिंदी विचारक थे, मतलब पत्रकार थे, श्री S.N. बनर्जी, उन्होंने कहा था कि ये आकाश से वज्रपात के समान है। ये जो भारतीय जो भाषाएं हैं, प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र पत्रिका, उन पे ये आकाश से एक तरह से वज्रपात हो रहा है उन पे। ठीक है, ऐसा कहा था, तो ये भी नहीं होगा आपका, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं है। चलिए, आयतित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना, क्या ये हो सकता है, आयतित। ठीक है, तो ये भी नहीं था, ये आयतित सूती पर लगाए गए कपड़े के शुल्क का हटाया जाना, इससे रिलेटेड नहीं है इलबर्ट बिल। तो ये जो सी ऑप्शन बचा, ये आपका ऑप्शन होगा, यूरोप के लोगों को मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ठीक है, ये जो इलबर्ट बिल आया था, ये एक व्यक्ति थे सर पीसी इलबर्ट। ठीक, ये पीसी इलबर्ट थे, ये वायसराय की जो परिषद के विधि सदस्य थे। ये जो वायसराय थे, वायसराय के परिषद, वायसराय का जो परिषद होता था, काउंसिल ऑफ वायसराय, उसके ये विधि सदस्य थे। एक तरह से आज के टाइम में कानून मंत्री ले लो। ठीक है, विधि सदस्य थे ये। ठीक, तो इन्होंने 2 फरवरी 1883 को, 2 फरवरी 1883 को, ठीक, विधान परिषद में एक, मतलब जो ब्रिटेन का विधान परिषद है, वहां पर एक विधेयक प्रस्तुत किया। वहां पर एक क्या किया, विधेयक प्रस्तुत किया, विधेयक लाया। ठीक है, इसी विधेयक को नाम दिया उन्होंने इलबर्ट बिल। इसी विधेयक को नाम दिया गया क्या, इलबर्ट बिल। तो इस विधेयक में कहा क्या गया कि जाति के भेद पर अभेद के आधार पर सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारत तथा यूरोप की जो न्यायाधीशों की शक्ति है उसको समान कर दी जाए। जब ऐसा बोला गया, वहां पे ऐसा कहा जाता है, जब संसद में ऐसा बोला गया, तो एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से सब लोग हक्का बक्का रह गए। जो ब्रिटेन के लोग थे वो हक्का बक्का रह गए, और उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारा ही विशेष अधिकार का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, कि हम वहां पे एक जो विशेष अधिकार लेकर के चलते हैं उसका क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। ठीक है, तो इलबर्ट बिल यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसकी पदा अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि को सीमित करने
और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिकरण किया गया। तो आप सबको पता है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो 1881 ईस्वी में आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था और इस समय थे कौन वायसराय? लॉर्ड रिपन। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन चूंकि भारत के वायसरायों में जो उदारवादी इस समय जो ब्रिटेन में उदारवादी समय था उस समय लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के वायसराय बन के आए थे। ठीक, तो अभी इसके पहले आपने पढ़ा स्थानीय स्वशासन, ये भी इनके समय में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। और इसके साथ साथ इनके समय में जो था ये कहा गया, ठीक है, ये जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 आया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 आता है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि 7 वर्ष से कम, ठीक है, 7 वर्ष से मैक्सिमम क्या हो सकता है 7 वर्ष से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने ना दिया जाए। इससे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम करने ना दिया जाए। और 7 से 12 जो वर्ष के बच्चे हैं उनको कार्यावधि में 9 घंटे, मतलब प्रतिदिन उनको केवल 9 आवर काम करने दिया जाए और सप्ताह में कम से कम, मतलब महीने में उनको कम से कम 4 दिन की मंथली उनको 4 दिन का क्या दिया जाए? हॉलीडे दिया जाए। ठीक है, ये इनका प्रावधान था। जब दूसरी फैक्ट्री अधिनियम आई, दूसरी फैक्ट्री अधिनियम कब आई? 10 साल बाद, इसी के 1891 ईस्वी में। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट अधिनियम। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया तो उसमें एक नियम क्या बना कि जितने भी मजदूर हैं सबको एक साप्ताहिक छुट्टी दी जाए। सबको क्या दिया जाए? साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। जितने भी जो मजदूर हैं उनको साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान हुआ, साप्ताहिक छुट्टी मिलने लगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि साप्ताहिक छुट्टी मजदूरों को कब दिया गया? तो फैक्ट्री एक्ट 1891। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप पूरा इसके जो प्रेफरेंस है मतलब डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरा आपका दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए, फैक्ट्री एक्ट 1800 यहाँ पे देखिएगा कथन के आधार पर फैक्ट्री एक्ट 1881, तो आपको पता है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम थी। औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या ये सही है? क्या ऐसा हुआ था? क्या इसलिए पारित किया गया था? तो मैंने जब आपको पढ़ाया प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 तो क्या मैंने ऐसा कोई प्रावधान बताया आपको? नहीं बताया ना। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन केवल क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मजदूर संघ बनाने के लिए उसमें, कामगारों के मजदूर संघ बनाने के लिए उसमें ये सब किया गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। अब इनके बारे में जान, जो एन.एम. लोखंडे थे, एन.एम. लोखंडे, ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक, इन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रगामी प्रयास किए थे। ठीक है, उस समय जो 19वीं शताब्दी की बात है, उस समय जो हथकरघा जो उद्योग था और कपड़े के जो मिल थे उसमें मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इनको याद किया जाता है। इन्होंने बहुत काम किया उनके लिए। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक, तो चलते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन तक रहेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन, ठीक है, स्वायत्त शासन का जनक माना जाता था? तो किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता था? तो अभी आपने पढ़ा था किसके समय में स्थानीय स्वायत्त शासन आया था? तो आप लॉर्ड रिपन के समय में, उदारवादी समय था 1882। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। आप इससे रिलेटेड ये डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? स्थानीय स्वशासन, तो लॉर्ड रिटन, यही पहला ही गलत हो गया। लॉर्ड रिटन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। बाकी सारा सही है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सही सुमेलित करना है। ठीक, सही सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में आपको पता है क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में आपका जो बंगाल में है वो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई थी 1765 में। ठीक है, 1765 में जो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में दोहरा शासन जो है वो प्रारंभ हो गया था। न्यूमन का सी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें तो जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कर्जन बहुत विख्यात है उस समय। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप यहाँ पे देखिए तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, तो प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया था? तो प्रेस पर आप देखिए तो प्रतिबंध हटाया था चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। और ये आपका कर्जन जो है ये आपका बी हो जाएगा। नहीं, बी नहीं, ये हाँ बी हो जाएगा आपका। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसको कहाँ से? अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, मैकाले शिक्षा पद्धति जो आई थी आपको पता होगा, तो ये अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आई थी। तो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 1 का सी, 2 का डी, ए का और 3 का ए और बी, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सर। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है? एक उपनाम दिया जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन करके
और अदर और भी जो भी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको खुद ही लगेगा, ठीक है, कि आप एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया है। आपको वहाँ पे बहुत सारे अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।